आज हम लोग पढ़ेंगे एमीटर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वही एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, धारामापी, शंट, और आज पढ़ने वाले हैं एमीटर। इसके पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं धारामापी के बारे में और आज हम लोग जानेंगे एमीटर के बारे में। शंट तो पीछे पढ़ ही चुके हैं। अब ये एमीटर है क्या चीज, तो चलो कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट हो जाओ। आज समझाएंगे भी और लिखना भी है और बहुत मजा आएगा। ध्यान से कॉपी पेन निकालिए, चलिए फटाफट। चलो निकाल लो हो, चलो निकाल लिए हो, लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले डेफिनेशन जानो कि एमीटर है क्या। तो लिखो, एमीटर एक ऐसी विद्युत युक्ति है, एमीटर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, लिखते जाना है, जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान सीधे एम्पियर में, डायरेक्ट एम्पियर में मेजर करेंगे, सीधे एम्पियर में ज्ञात किया जा सकता है। सीधे एम्पियर में ज्ञात किया जा सकता है, यह डेफिनेशन हो गया। अब बात है ये सीधे एम्पियर का मतलब क्या है। इसके पिछले वीडियो में पढ़ाए थे धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर, और आज हम लोग जान रहे हैं एमीटर। दोनों में सेम चीज है कि दोनों करंट मेजर करने के लिए डिवाइस है। दोनों की सहायता से करंट का मान निकालते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कहां पे गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे, कहां पर एमीटर का यूज करेंगे। ध्यान से देखना और समझना, कहां गैल्वेनोमीटर कहां एमीटर। देखो, तो एमीटर के इस्तेमाल से हम लोग मिनिमम कितना करंट मेजर करते हैं, मिनिमम 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर से मापना स्टार्ट करते हैं, है ना। और गैल्वेनोमीटर की मदद से कितना, 1 एम्पियर का 10⁶, यानी कि गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर करता है, 1 एम्पियर का 10वां भाग, उसका भी 10वां भाग, और उसको ऐसे कर करके इसमें 6 जीरो लगाएंगे, है ना, तो हो जाएगा 10 लाख, हो जाएगा 10 लाख, 10⁶, और इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी कि गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻6 एम्पियर अर्थात 1 एम्पियर का 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग, उतना कम करंट भी मेजर कर सकता है। कौन, गैल्वेनोमीटर। धारामापी 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग, यानी उतना कम करंट भी माप सकता है। जबकि ये एमीटर जो है, कहां से, एमीटर 1 एम्पियर 1 एम्पियर करंट मापता है या उससे ज्यादा। तो कहां पे धारामापी का यूज करेंगे, कहां पे एमीटर का, जहां पे 1 एम्पियर से नीचे का करंट मेजर करना होगा, है ना, 0.001 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर से नीचे का करंट मेजर करना होगा, बहुत ही करंट मेजर करना होगा। या छोटा सा बैटरी जैसे आता है ना, निप्पो बैटरी 1.5 वोल्ट का, वो निप्पो बैटरी, उससे जो करंट पास होगा ये उससे भी कम, है ना, उसको हम किससे मेजर करेंगे, एमीटर से नहीं मेजर कर सकते हैं। एमीटर से मापेंगे तो एमीटर तो मिनिमम 1 एम्पियर करंट मापता है, और जो निप्पो बैटरी 1 एम्पियर करंट नहीं बताएगा, है ना, तो उसके लिए हम लोग मापेंगे किससे, गैल्वेनोमीटर से, यानी कि धारामापी से। और जहां 1 एम्पियर से ज्यादा करंट मापते हैं, मापा जाना चाहिए, तो वहां पे एमीटर से। तुम लोग देखा होगा जो समरसेबुल का मोटर है, उसका पैनल बोर्ड पे जहां पे स्विच डालते हो, स्विच दाबते हो, वहां पे एक घड़ी जैसा बना होगा, एक में भी लिखा हुआ रहता है, एक में ए लिखा रहता है। जिसमें भी लिखा रहता है वो वोल्ट मीटर होता है, वो वोल्टेज बताता है। इस वीडियो के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर, और जिसमें ए लिखा रहता है उसमें ए, तो वो एमीटर है, वो करंट बताता है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों करंट मेजर करने का डिवाइस है। डिफरेंस दोनों में यही है कि गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग, यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर, इतना मिनिमम से मिनिमम इतना करंट भी वो मेजर कर सकता है। कौन, धारामापी। लेकिन एमीटर जो है 1 एम्पियर से नापना स्टार्ट करता है, या 1 एम्पियर से 1 एम्पियर से उससे ऊपर का करंट। ठीक है, चलो अब हम लोग जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन।
परिभाषा तो लिख लियो, अब इसका कंस्ट्रक्शन जानते हैं, बनावट जानते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए यहाँ पे रचना यानी कि बनावट, फटाफट लिखिए रचना, और रचना लिख के डैश देना है, रचना लिख के डैश दीजिए। चलिए लिखिए इसकी रचना भी, फटाफट लिखना है, इसकी रचना भी धारामापी की तरह होती है, इसकी रचना भी धारामापी की तरह होती है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। लिखते जाना है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है, कॉमा, इसमें मुलायम लोहे का, सेम वैसा ही थ्योरी लिखवा रहे हैं जो धारामापी लिखवाए थे, थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम संट लगाए हुए हैं, ये डिफरेंस हम लास्ट में लिखवाते हैं। तो जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है, इसमें मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड, ऐसा लिखना है, मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड, ये वाला जो लगा हुआ है ना, यही क्रोड है। मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है, मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है। लिखिए, फिर सारा हम डायग्राम समझाते हैं, पहले लिख लीजिए। मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है, जिसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली यानी कि क्वाइल, ब्रैकेट में लिखना क्वाइल, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है, पूर्ण है ना। फिर लिखिए कि कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच, कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच चूल यानी ब्रैकेट में लिखना टॉर्सन हेड, चूल यानी कि टॉर्सन हेड, चूल की सहायता से व्यवस्थित रखा जाता है, चूल की सहायता से व्यवस्थित रखा जाता है। आगे लिखिए, बेलनाकार क्रोड से, बस 2 लाइन और है, लिखिए फटाफट। बेलनाकार क्रोड से एक संकेतक जुड़ा होता है, ये देखिए, बेलनाकार क्रोड से एक संकेतक जुड़ा होता है, जो ये वृत्ताकार पैमाने पर, सर्कुलर स्केल, वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है, जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है ना। लास्ट लाइन लिखिए, आखिरी लाइन, कुंडली के दोनों मुक्त सिरों के समानांतर क्रम में, कुंडली के दोनों मुक्त सिरों के समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला तार अर्थात शंट, एक कम प्रतिरोध वाला तार अर्थात शंट जोड़ दिया जाता है, एक कम प्रतिरोध वाला तार अर्थात शंट जोड़ दिया जाता है। अब इसको समझना है, अब ध्यान से देखिए, लिख लिए हो, अब इसको समझना है, तो समझिए। अब क्या है, इसका रचना क्या बताएं, इसमें एक मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है, जिसके ऊपर तांबे के तार को अनेक बार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। मतलब जैसे तुम लोग पंखा का कॉइल खुला हुआ देखा होगा, पंखा के कॉइल में क्या होता है, तांबा का तार होता है, उसके अंदर लोहा होता है, यानी कि लोहा के ऊपर ही कॉइल को लपेटा जाता है। तो जिस लोहे के ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है, उसी लोहा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड, है ना। और जो ऊपर कॉइल लपेटते हैं, तांबा का तार का कॉइल लपेटते हैं, वो तो कॉइल है, यानी कुंडली है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने के लिए, मतलब डायग्राम में केवल 3 ठो बनाए हुए हैं ये तार, एक्चुअली में 3 बार ही तार नहीं लपेटा रहता है। कॉइल यदि देखे होंगे आप लोग, तो कॉइल में कम से कम 400-500 बार तार को लपेटा जाता है ना। तो
तो मुलायम लोहे के बेलनाकार क्रोड पर क्या लपेट दिए, तांबे के तार को लपेटकर क्रोड बना दिए। इसको चुंबक के दो ध्रुवों के बीच व्यवस्थित कर दिए, क्योंकि ये जो धारा मापी है या एमीटर है, या आगे हम वोल्टमीटर पढ़ेंगे, ये सब किस सिद्धांत पर काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसलिए हम यहाँ पे मैग्नेट रखे हैं, मैग्नेटिक पोल है दो, है ना, बीच में ये क्वाइल है। अब क्वाइल को हम फिक्स कहां पे कर दिए हैं, ये चूल यानी कि टॉर्सन हेड के बीच में। चूल कुछ नहीं होता है, पिछले वीडियो धारा मापी में भी समझाए थे। चूल एक खांचा नुमा संरचना होता है, खांचा है ना, जिसमें हम ये क्वाइल के इस एक्सिस को फिट कर देते हैं, यानी कि फंसा देते हैं। चूल का काम केवल यही है कि इस क्वाइल के एक्सिस को इधर उधर खिसकने नहीं देना, एक ही जगह पे फिक्स रखना, है ना। यहाँ दिख रहा है ना खांचा जैसा है, तो चूल को इंग्लिश में टॉर्सन हेड भी बोलते हैं। इसी खांचा में फंसा हुआ ये क्वाइल है, इसके चारों तरफ ये मूव करते रहता है, ये घूमता रहता है। अब क्या है यहाँ पे, ये बेलनाकार क्रोड से एक संकेतक जुड़ा रहता है, ये कांटा बोलिए या सुई बोलिए, ये वृत्ताकार पैमाने पर यानी सर्कुलर स्केल, है ना, वृत्ताकार पैमाने पर ये घूम सकता है ना। अब लास्ट में क्या है, इसलिए पिछले वाले वीडियो में धारा मापी में क्या समझे थे कि इसका दोनों जो फ्री एंड है, क्वाइल का दो छोर जो है, दो सिरा है, दो फ्री एंड है, उसको हम ऐसे ही छोड़ दिए थे। अब क्या किए कि दोनों सिरों के बीच में, कुंडली के दोनों सिरों के बीच में एक कम प्रतिरोध वाला तार, जिसको हम लोग शंट बोलते हैं, वो जोड़ देते हैं। और इसके पिछले वीडियो में शंट के बारे में डिटेल से जानकारी दिए हैं, तो यहाँ पे शंट जोड़ दिए हैं दोनों छोर के बीच में, ठीक है। ये दोनों पेंच है, यही तुम्हारा रचना है वर्क। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्किंग जानेंगे, यानी कि क्रिया विधि, कैसे ये काम करता है। तो इसकी क्रिया भी धारा मापी की तरह ही होती है। कैसे, चूंकि ये जो क्वाइल है चुंबकीय क्षेत्र के बीच में स्थित है, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई धारावाही चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता है, तो उस धारावाही चालक पर बल आरोपित होता है, जिसका वैल्यू क्या पढ़े हैं, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो जब भी कोई धारावाही का चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है और उसमें करंट पास कर रहा होता है, तो उस चालक पर कितना बल लग रहा होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये बात तो तय हो गया है कि ये धारावाही कुंडली है, यानी कि ये क्वाइल है, और जब इसमें करंट पास करवाते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में स्थित है, तो इस पे बल लगेगा। क्लियर। अब ये बल कैसा लगेगा, तो 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे बल युग्म, यानी कि कपल ऑफ फोर्स या बल आघूर्ण भी। ये क्या होता है, आप ध्यान से यहां पर समझिए। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा दूर करके अब एक अलग से चीज कुछ समझ लेते हैं, तो ये समझ में आएगा कि इसमें करंट पास होने पर ये घूमने क्यों लगता है ना। जब इसको में करंट पास करवाते हैं, ये क्वाइल क्यों रोटेट होता है, और रोटेट होने के बाद ये संकेतक कैसे उठ के करंट का वैल्यू बताता है, पहले ध्यान समझिए, इसको अलग करके देखते हैं। मान लो ये लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा है, ये वुडन प्लेट है मान लो। अब बीच में एक होल कर दिए, छेद कर दिए, और इसमें स्क्रू डाल दिए। स्क्रू ऐसा डाले हैं ताकि टाइट ना हो, ऐसा मूवेबल हो, ये घूम सकता है। अब दो कंडीशन है। पहला कंडीशन की दोनों एंड पर, इसके दोनों छोर पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। कितना, इक्वल फोर्स। तो क्या ये जो प्लेट है ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो जाहिर सी बात है अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो घूमेगा नहीं। अगर हम इसको ऐसे भी समझे कि नीचे की तरफ दोनों छोर पर, दोनों सिरों पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो भी ये जो प्लेट है ये नहीं मूव करेगा। लेकिन अगर एक फोर्स को ऊपर की तरफ और दूसरे फोर्स को नीचे की तरफ, यानी दोनों एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगा, ये आराम से ये घूमना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इसी को बोलते हैं बल युग्म, बलों का जोड़ा, पेयर ऑफ फोर्स। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू होता है। जब हम पढ़ाए थे यदि कोई धारावाही चालक, है ना, या हम ये भी पढ़ाए थे मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल, है ना, उसमें हम ये बताए थे कि डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन किधर होगा करंट का,
और डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का। उसमें हम बताए थे कि यदि करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो फोर्स के डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। यानी कि यहां पे जैसे करंट पास करेगा तो मान लो यहां पे करंट इस डायरेक्शन में और यहां पे करंट इस डायरेक्शन में, इस तरह से करंट रोटेट होगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज में। अगर इसमें ऊपर की तरफ करंट पास कर रहा है इधर, तो यहां पे नीचे की तरफ करंट पास हो रहा है, ठीक है। यानी कि पिक्चर से क्लियर है कि कॉइल के दोनों जो आर्म है इस पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। देखने में तो लग ही रहा है दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दोनों आर्म पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी अपोजिट होगा, उल्टा होगा। क्योंकि करंट अपोजिट है तो फोर्स भी अपोजिट होगा। अगर इस पर फोर्स बाहर की तरफ में लग रहा है यहां पे, तो इस साइड फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, है ना, यहां बाहर की तरफ, यहां पे अंदर की तरफ, यानी कि अपोजिट फोर्स है। और जिसकी वजह से कॉइल क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉइल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। कितना ज्यादा फोर्स होगा वो डिपेंड करता है करंट पे, उतना ज्यादा, तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स और उतना स्पीड से ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये जो संकेतक है इसी कॉइल से, इसी क्रोड से जुड़ा होता है, तो जैसे ये रोटेट करेगा ये जो संकेतक है ये भी क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, यानी विक्षेपित होगा। और विक्षेपित हो गए ये सर्कुलर स्केल पर घूम के बताएगा कि कितना करंट पास हो रहा है। जितना कम करंट उतना कम रोटेशन, उतना स्पीड कम होगा, उतना कम ये विक्षेपित होगा और उतना कम करंट बताएगा। जितना फास्ट मूव करेगा उतना ज्यादा करंट बताएगा। बस यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कार्य विधि है। तो चलो लिखो क्रिया विधि। लिखो, जिस विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना होता है, जिस विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। लेकिन याद रखो ये वर्किंग लिखने से पहले यानी क्रियाविधि लिखने से पहले ये डायग्राम पहले बना लेना, ठीक है। ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद फिर क्रियाविधि लिखना है। चलो लिखो, जिस विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना होता है, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना होता है, उसके दोनों सिरों को कुंडली के संयोजक पेंचों द्वारा जोड़ दिया जाता है। कुंडली के संयोजक पेंचों द्वारा जोड़ दिया जाता है। आगे, चूंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, चूंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए चूंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है इसलिए इस पर बल आरोपित होता है। बल युग्म लिखना है, पेयर ऑफ फोर्स, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना दो फोर्स, तो इसलिए इस पर बल युग्म आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप बल युग्म आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली घूमने लगती है। कुंडली घूमने लगती है। परिणाम देखो, चूंकि संकेतक भी क्रोड से जुड़ा होता है, चूंकि संकेतक भी क्रोड से जुड़ा होता है, इसलिए संकेतक भी विक्षेपित होता है। विक्षेपित होना मतलब हिलना डुलना, वाइब्रेट होना, है ना, डिफ्लेक्ट होना, इंग्लिश में डिफ्लेक्ट होना बोलते हैं, डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो संकेतक भी विक्षेपित होता है और संकेतक का विक्षेप वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जा सकता है।
और संकेतक का विक्षेप वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जा सकता है। आखिरी लाइन लिखिए, यही पठन परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, यही पठन परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान होता है। क्लियर? तो ये धारामापी हो गया पहले वीडियो में। आज हम लोग पढ़े हैं एमीटर, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे। तो वो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। वोल्ट मीटर बढ़िया से लिख लेना है, चाहो तो वीडियो को रिवर्स करके या पॉज करके डायग्राम बनाओ, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर।